नमस्कार। भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने यह कहा था कि इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष के बाद में की जाएगी, लेकिन इस अधिनियम के बाद में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उनको इसकी समीक्षा करने के लिए समय पूर्व ही एक कमीशन भेजना पड़ा, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की अध्ययन करते हैं। आप इसको आराम से समझिएगा कि साइमन कमीशन क्यों आया। 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने एक 7 लोगों की टीम बनाई। उस 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया। तो साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया। अब अधिनियम किसके लिए बन रहा है? भारत के लिए। समीक्षा कौन करेगा? समीक्षा या तो भारत के लोग करेंगे या न्यूट्रल लोग करेंगे या दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन जब जो कानून बना रहा है वही समीक्षा करेगा तो वो खुद को सही पाएगा हर स्थान पर। तो चूंकि अंग्रेज ने 7 सदस्य अंग्रेजों को चुना था, इसीलिए भारत के अंदर इसका व्यापक विरोध हुआ। तो अंग्रेजों के जो उस समय भारत के गृह सचिव थे लॉर्ड बर्किमहैम, उन्होंने भारतवासियों को संविधान बनाने के लिए अयोग्य बताया और उन्होंने ये बताया कि भारतवासी संविधान बनाने में असक्षम है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। पहले हम डेट की बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो 8 नवंबर को साइमन कमीशन बना। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो जॉन साइमन अध्यक्ष थे। जॉन साइमन अध्यक्ष, इनके अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना और ये साइमन कमीशन 3 फरवरी को भारत पहुंचता है। भारत ये साइमन कमीशन 3 फरवरी को पहुंचा। जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा, उसके पहले ही भारत में इस कमीशन के खिलाफ अनेक जगह पर विद्रोह हुए और विद्रोह होने के फलस्वरूप अनेक स्थान पर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जो लाहौर के अंदर विद्रोह किया था लाला लाजपत राय ने। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय ने विद्रोह किया और उस विद्रोह के अंदर लाठीचार्ज के दौरान 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की निधन हो गया। राष्ट्रवाद जो चरम स्तर पर था, ऐसी घटनाओं से और उफान मार रहा था और इस घटना के बाद में अनेक स्थान पर जब विद्रोह हुए तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बर्किमहैम ने यह कहा कि भारतवासी संविधान बनाने में असक्षम है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, इतनी काबिलियत है, तो वो ऐसा संविधान बना के दिखाए जो सभी दलों को मान्य हो। अंग्रेजों को पता था कि हमने भारत के अंदर सांप्रदायिकता के बीज इतने गहराई में बो दिए हैं कि उनकी अब फसल कड़वी आएगी, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ऐसा संविधान बन नहीं सकता जो सभी दलों को मान्य हो। तो उन्होंने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन चूंकि चुनौती प्रस्तुत की गई तो उस चुनौती को कबूल किया कांग्रेस ने और मुंबई के अंदर, तो पहले बंबई कहा जाता था, मुंबई के अंदर एम अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 लोगों को मिलाया गया और एक ऐसी नेहरू कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक ऐसा संविधान प्रस्तुत कीजिए। तो इस कमेटी ने एक संविधान प्रस्तुत करने की इसको जिम्मेदारी दी गई। मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी थी, इस कमेटी ने एक संविधान प्रस्तुत किया और ये जो बातें प्रस्तुत की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को 1935 के संविधान में रखा गया और काफी बातें मानी गई। भले ही कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट असफल रही, असफल इसलिए रही क्योंकि इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसकी जो बातें बताई गई उनको समाहित आगे किया गया है। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बातें बताई गई?
तो उसकी चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को वापस 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को लखनऊ अधिवेशन के अंदर प्रस्तुत किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में इसको जब प्रस्तुत किया गया तो अंग्रेज हुकूमत ने सबसे पहले बहुसंख्यक वर्ग तो राष्ट्रवाद के चरम स्तर पर था, उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग जो थे मुस्लिम सिख उन लोगों से जाके ये संवाद किया कि इस रिपोर्ट में आपके लिए क्या है। तो उसके कारण से उन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया। और इसके अलावा जो कांग्रेस में भी जवाहरलाल नेहरू है उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि जो रावी नदी के किनारे जो उनका अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग बाद में की गई थी। तो इस कारण से रिपोर्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट का सफल बताया गया। अब जो एग्जाम के अंदर मुख्य चीजें आती है, नेहरू रिपोर्ट में क्या था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था, उनका हम एक तुलनात्मक जरिए अध्ययन करते हैं जिससे दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट में क्या था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था। नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिशें प्रस्तुत की और साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी उन्होंने अपनी बताई है। तो ये तो है नेहरू रिपोर्ट और ये है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अंग्रेजों ने तो इस संवैधानिक सुधार की जो समीक्षा करने के लिए इसको भेज ही दिया था, ये तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतवासियों को भी चुनौती दी, आप अगर इतने सक्षम हो तो आप भी बना के दिखाओ ऐसा संविधान। तो इन्होंने क्या बताया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट थी इनमें यह बताया गया नेहरू रिपोर्ट के अंदर कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू रहने दिया जाए, यानी संघीय व्यवस्था को, केंद्र में संघीय व्यवस्था। दूसरी बात बताई कि द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। तीसरी बात इन्होंने बताई कि एक केंद्रीय न्यायालय बनाया जाए जिसकी शक्तियों को संसद तय करे। केंद्रीय न्यायालय बनाया जाए जिसकी शक्तियां संसद तय करे, संसद तय करे। चौथा उन्होंने बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद किया जाए। यही बिंदु था जिसके कारण से रिपोर्ट असफल रही, क्योंकि मिला हुआ आरक्षण कोई छोड़ना चाहता नहीं था और पाकिस्तान बनने के सपने पूरे हो रहे थे, तो इससे मुसलमान मानने वाले नहीं थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद किया जाए। इसके बाद में उन्होंने एक बिंदु और रखा जो शायद अंग्रेज स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो था उन्होंने बताया गवर्नर जनरल की शक्तियां। गवर्नर जनरल जो था, जो अब तक पूर्ण रूप से हुकूमत कर रहा था भारत के ऊपर, उसके बारे में ये कहा इसको केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल किस प्रकार है, केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। एक उन्होंने कहा था बंबई को सिंध प्रांत से अलग किया जाए, बंबई को सिंध से अलग करें। एक उन्होंने ये किया जाए, देसी रियासतों के बारे में बताया, देसी रियासतों के बारे में कुछ उनका ध्यान रखा जाए। एक उन्होंने कहा प्रांतीय आधार पर, सॉरी भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। यह भी नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, प्रांतों का गठन किया जाए। नेहरू रिपोर्ट ने इतनी बातें बताई और एक बात और बताई कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, देशी रियासतों का ध्यान रखा जाए और नागरिक की परिभाषा स्पष्ट की जाए। नागरिक की परिभाषा बताई इन्होंने और उनसे भी स्पष्ट करने को कहा। और एक का 19 मौलिक अधिकार बताए,
19 मौलिक अधिकार बताए। तो ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इसे अपने हाथ से लिखा था, इसीलिए इसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल ने हाथ से लिखा था, इसीलिए कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब ये कब पेश की गई नेहरू रिपोर्ट? 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया था और नेहरू कमेटी बनी थी बंबई अधिवेशन के अंदर। अब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। साइमन कमीशन ये तो मुख्य इसी उद्देश्य के लिए आया था, भारत को चैलेंज किया, तो नेहरू रिपोर्ट को चैलेंज किया। नेहरू ने ये बना के दे दी साहब, ये हम संविधान बनाने के लिए ये हमने संविधान बनाया है। अब साइमन कमीशन क्या कहता है? अब साइमन कमीशन को तुलनात्मक देके साइमन कमीशन ने क्या कहा? साइमन कमीशन ने ये बताया कि जो ये है संघीय व्यवस्था तो विकसित ही है, तो संघीय व्यवस्था को विकसित और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम इसको और मजबूत बनाएंगे। तो साइमन कमीशन ने कहा संघीय व्यवस्था विकसित है। दूसरा उन्होंने बताया कि द्वैध शासन निंदनीय है। द्वैध शासन निंदनीय है। तीसरा उन्होंने बताया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली निंदनीय है। अब ये निंदा तो उन्होंने कर दी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर ये मकसद उनके वही थे, फूट डालो राज करो, इसलिए लाने पड़ रहे हैं क्योंकि विरोध चरम स्तर पर था और वो किसी तरह से भारत को खोना नहीं चाहते थे, तो वो एक असंतुष्ट करने का प्रयास उनका था। इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि विधानमंडल और मताधिकार का विस्तार किया जाएगा। ये भी उन्होंने आश्वासन दे दिया कि विधानमंडल और मताधिकार का विस्तार होगा। इस बारे में भी ये तुलनात्मक देखते हैं कि केंद्रीय न्यायालय की स्थापना वो आप देखिए कि अखिल 1935 के शासन अधिनियम के अंदर हुई। गवर्नर जनरल की संवैधानिक प्रमुख, ये मांग को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि गवर्नर जनरल की, क्योंकि उनका तो गवर्नर ही था जिसके जरिए वो शासन कर रहे थे, कि गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई जाए। उन्होंने उल्टा ये कहा शक्तियां बढ़ाई जाए। इसके बाद में उन्होंने ये बताया जो चुनाव है वो परोक्ष रूप से हो। परोक्ष रूप से चुनाव हो। तो साइमन कमीशन की अपनी रिपोर्ट क्या कहती है कि संघीय व्यवस्था को विकसित किया जाएगा, द्वैध शासन निंदनीय है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी निंदनीय है, विधानमंडल का विस्तार किया जाएगा, मताधिकार का विस्तार किया जाएगा, गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई जाए और परोक्ष रूप से ही जो निर्वाचन होते हैं वो परोक्ष रूप से हो, ये बताया गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु कौन सा नहीं माना गया? गवर्नर जनरल की शक्तियां वो है, ये कहता है कम की जाए, नाम मात्र का रखा जाए, और ये कह रही है कि इनकी शक्तियों को बढ़ाया जाए। तो साइमन कमीशन और ये नेहरू रिपोर्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम का आधार क्या बना? इस प्रकार की जो रिपोर्टें थी वही उनका आधार बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट है भी क्योंकि इनकी काफी ऐसी बिंदु रखे गए हैं जो भारत के संविधान में समाहित हैं। तो नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को प्रस्तुत की थी। तो यह था नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। इसके बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे कि
किस प्रकार जिन्ना ने अपनी मांगे रखी और गांधी ने अपनी मांगे रखी। जब गांधी जी की मांगे नहीं मानी गई तो संवैधानिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। और जिन्ना की मांगे तो क्यों मानी जानी थी, क्योंकि जब एक बड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बातें ब्रिटिश सरकार नहीं मान रही थी तो जिन्ना की बातें वो भला क्या मानती। तो भारत के जो संवैधानिक सुधार है, संवैधानिक विकास है, उसके अगले वीडियोस के अंदर हम चर्चा करेंगे। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इन 3 गोलमेज सम्मेलन का संवैधानिक विकास में बहुत अधिक महत्व है। ये इसलिए किए गए थे क्योंकि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों के अंदर ब्रिटिश और भारत के बीच में संवाद कम हो रहा था और परिस्थितियां बिगड़ रही थी। उनको वापस पटरी पर लाने के लिए और भारतवासियों से एक ब्रिटेन भारत पर शासन करना चाहता था, इसीलिए वो उनसे संवाद कायम रखने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इन दूरियों को कम किया जाए। इसके बारे में अगले वीडियोज के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक बार फटाफट से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि 1919 को अधिनियम की समीक्षा करने के लिए मात्र 10 वर्ष का कहा गया, लेकिन 8 वर्ष के बाद ही एक साइमन कमीशन लाया गया जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। 8 नवंबर को साइमन कमीशन नियुक्त होता है, 3 फरवरी को पहुंचता है और जब भारत पहुंचता है व्यापक विरोध होता है इसका। लखनऊ लाहौर के अंदर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है इसी लाठीचार्ज से। हालांकि लाठीचार्ज तो हर जगह होता है, लेकिन वहां पर अधिक होने से उनका सिर पर लाठी लगने से उनका निधन हो जाता है। इसके पश्चात लॉर्ड बर्किंघम भारतवासियों को देते हैं चुनौती कि आप इतने सक्षम हो तो संविधान बना के दिखाओ। मुंबई के अंदर एम अंसारी की अध्यक्षता के अंदर एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के अंदर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाकर एक 10 सदस्य एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को ये काम दिया जाता है कि आप एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करो। वो नेहरू रिपोर्ट ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि केंद्र के अंदर 2 सदन बनाओ, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करो, निर्वाचन प्रणाली समाप्त करो, विधानमंडल का विस्तार करो, मताधिकार का विस्तार करो और गवर्नर जनरल की शक्तियों को संवैधानिक प्रमुख बना दो। प्रांतों के आधार पर भाषा आधार प्रांतों का गठन करो, सिंध को बंबई से अलग करो। तो ये बातें रखते हैं। और साइमन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को प्रस्तुत करता है। उसमें ये कहता है केंद्र में संघीय व्यवस्था को विकसित किया जाएगा, द्वैध शासन निंदनीय है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली निंदनीय है और गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई जाएगी। ये बिंदु था सबसे अलग था। और निर्वाचन जो है परोक्ष रूप से होने चाहिए। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से इसलिए होने चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होने पर उनकी सरकार का जो महत्व है वो कम हो जाता। इसीलिए ये बिंदु साइमन कमीशन ने रखे। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था तो वो अपने पक्ष की रिपोर्ट रखेगा ही। तो इस प्रकार अगले वीडियोस के अंदर हम आगे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे। आज साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के अंदर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।